13 अगस्त 1972 पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद एक कड़ी सुरक्षा वाले प्रिजनर ऑफ वॉर यानी पीओडब्ल्यू कैंप में वो रात इतिहास बनने वाली थी। यही वो कैंप था जहां 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के 12 पायलटों को बंदी बनाकर रखा गया था। इस कैंप की सुरक्षा इतनी सख्त थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ से कोई इंसान जिंदा बाहर निकल पाएगा। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, दीवारों के ऊपर कांटेदार तार और हर तरफ हथियारबंद पाकिस्तानी सैनिक तैनात थे। लेकिन इसी नामुमकिन जगह पर 3 ऐसे भारतीय पायलट मौजूद थे जिनके इरादे किसी दीवार, किसी तार और किसी बंदूक से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने इस जेल से कुछ इस अंदाज में भागने की योजना बनाई जिसे देखकर पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। एक बार फिर से स्वागत है आपका ट्यूब पास्ट पर। इस कहानी की असल शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 से। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का ऐलान हो चुका था। जमीन पर भारतीय सेना हर मोर्चे पर दुश्मन को पीछे धकेल रही थी, लेकिन जंग जीतने के लिए आसमान पर कब्जा जरूरी था। पाकिस्तान के जफरवाल सेक्टर में बना एक ऊंचा वॉच टावर भारतीय सेना के लिए सिरदर्द बन चुका था। यहीं से पाकिस्तानी आर्टिलरी को भारतीय मूवमेंट की पूरी जानकारी मिलती थी और यहीं से भारतीय विमानों पर सटीक फायरिंग होती थी। इस टावर को तबाह करने की जिम्मेदारी दी गई फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर को। पारुलकर सिर्फ एक पायलट नहीं थे, वो एक निडर योद्धा, अनुशासित सैनिक और तेज दिमाग वाले रणनीतिकार। उन्हें पता था कि ये मिशन आसान नहीं होगा, लेकिन देश के लिए खतरा उठाना ही सैनिक का धर्म होता है। 10 दिसंबर 1971 सुबह का वक्त। पारुलकर ने अपने सुखोई 7 फाइटर जेट में उड़ान भरी। टारगेट साफ था, वॉच टावर गिरना चाहिए। जैसे ही वह लक्ष्य के करीब पहुंचे, पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने आसमान को आग में बदल दिया। गोलियां उनके जेट से टकराईं और कुछ ही पलों में विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पारुलकर के पास सिर्फ चंद सेकंड थे। उन्होंने बिना झिझक इजेक्ट बटन दबाया, पैराशूट खुला और किस्मत उन्हें दुश्मन की जमीन पर ले आई। पारुलकर पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में गिरे। जमीन पर उतरते ही वह गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, लेकिन होश में थे। कुछ ही देर में आसपास के लोग जमा हो गए। भीड़ गुस्से से भरी थी। हिंदुस्तानी जासूस। और फिर शुरू हुई बेरहमी। लोगों ने उन्हें पीटा, उनका सामान छीना। अगर वक्त पर पाकिस्तानी सेना वहां न पहुंचती तो शायद वही उनकी आखिरी सांस होती। उन्हें हिरासत में लेकर रावलपिंडी के एक डिटेंशन सेंटर ले जाया गया। यहीं से शुरू हुआ मानसिक और शारीरिक टॉर्चर। एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अफसर ने कागज और पेंसिल आगे बढ़ाई और कहा, आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। पारुलकर जानते थे ये जानकारी देना सीधी गद्दारी होगी। उन्होंने दिमाग लगाया और नक्शा बना दिया। अफसर खुश होकर चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वह आगाबूला होकर वापस आया। असल में पारुलकर ने आदमपुर नहीं, मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया था। सजा सुनाई गई। पूरी रात कोठरी में एक पैर पर खड़े रहना होगा। गार्ड को आदेश था, अगर बैठे तो गोली मार दी जाए। रात लंबी थी, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन तभी एक गार्ड का दिल पिघल गया। उसने धीरे से कहा, बैठ जाओ, कोई आएगा तो मैं खांस दूंगा। उसी अंधेरी कोठरी में दर्द और अपमान के बीच पारुलकर के मन में एक विचार जन्म ले चुका था, मुझे यहाँ से निकलना है। कुछ दिनों बाद उन्हें रावलपिंडी के मुख्य पीओडब्ल्यू कैंप में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ 11 और भारतीय वायुसेना के पायलट कैद, सबके साथ एक जैसा सलूक हुआ था। दर्द, अपमान, टॉर्चर, लेकिन किसी का हौसला टूटा नहीं था। कैंप के इंचार्ज थे उस्मान हामिद। वह जिनेवा कन्वेंशन में भरोसा रखने वाले अफसर थे। बाकी अधिकारियों के मुकाबले उनका व्यवहार इंसानी था। उसी उस्मान हामिद ने कैदियों को एक रेडियो, एक कैसेट प्लेयर और एक पुराना एटलस दिया, और शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही एटलस आगे चलकर इतिहास लिखेगा। 16 दिसंबर 1971 ढाका में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की कैद में थे। कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लगा अब जल्द घर जाएंगे, लेकिन हफ्ते बीतते गए, महीने गुजर गए, कोई खबर नहीं आई। पारुलकर समझ चुके थे सरकारों की बातचीत में वक्त लगता है, शायद सालों लग जाए। उन्होंने साथियों से कहा, अगर हम इंतजार करते रहे तो यहीं सड़ जाएंगे। हमें अपनी आजादी खुद पानी होगी। शुरुआत में सबने इसे पागलपन कहा, लेकिन 3 लोग उनके साथ खड़े हुए, एमएस ग्रेवाल, हरीश सिंह और एक साइलेंट मददगार विद्याधर शंकर चाटी। यहीं से शुरू हुई रावलपिंडी की सबसे खतरनाक एस्केप योजना। रावलपिंडी का पीओडब्ल्यू कैंप, जहां हर दीवार दुश्मन थी, हर सिपाही खतरा था और हर रात डर के साथ गुजरती थी। लेकिन अब डर से बड़ा हो चुका था इरादा। दिलीप पारुलकर, एमएस ग्रेवाल और हरीश सिंह तीनों जानते थे कि अगर भागने की कोशिश नाकाम हुई तो सजा सिर्फ जेल नहीं, सीधी मौत भी हो सकती थी। फिर भी उन्होंने तय कर लिया था, या तो आजादी या फिर सब कुछ खत्म। सबसे पहले जरूरत थी सही जगह की। ऐसा सेल जो कैंप की बाहरी दीवार के सबसे पास हो और जहां गार्ड्स का आना जाना कम हो। कई हफ्तों की निगरानी के बाद उनकी नजर पड़ी सेल नंबर 4 पर। यही काम आई पारुलकर की समझदारी। गार्ड से उनका व्यवहार हमेशा सम्मानजनक रहा था। धीरे धीरे कुछ सिपाहियों से पहचान बन गई, रिक्वेस्ट डाली गई और किस्मत ने साथ दिया। पारुलकर, ग्रेवाल और हरीश सिंह सेल नंबर 4 में शिफ्ट कर दिए गए। इसी सेल में पहले से मौजूद थे विद्याधर शंकर चाटी। चाटी खुद भागना नहीं चाहते थे,
घर की मजबूरियां थी, लेकिन उन्होंने कहा अगर तुम भागते हो तो मेरी जान भी काम आए, तो मुझे मंजूर है। अब असली लड़ाई शुरू हुई दीवार के खिलाफ। सेल की दीवार लगभग 18 इंच मोटी थी, सीमेंट और ईंटों से बनी हुई। बिना औजार इसे तोड़ना नामुमकिन था, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर दरवाजा खोला। किसी तरह एक कैंची और एक पुराना स्क्रू ड्राइवर उनके हाथ लग गया। हर रात ठीक 12 बजे से 1 बजे तक जब गार्ड बदलता था, तीनों बेड के नीचे घुस जाते, एक दीवार कुरेदता, 2 पहरा देते। निकली हुई मिट्टी और सीमेंट कभी जेबों में, कभी बेड के नीचे, तो कभी टॉयलेट में बहा दी जाती। सुरक्षा के लिए उन्होंने सेल के अंदर लगे बल्ब का फ्यूज उड़ा दिया ताकि अंधेरे का फायदा उठाया जा सके। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। हर रात मुट्ठी भर दीवार और ढेर सारा डर। एक रात खतरा बहुत करीब आ गया। एक गार्ड ने झांक कर देखा। उसे लगा सेल में सिर्फ 3 पायलट हैं, जबकि उस वक्त हरीश सिंह बेड के नीचे थे। गार्ड ने आवाज लगाई। तीनों ने नींद का नाटक किया। गार्ड भागकर कैंप इंचार्ज उस्मान हामिद को बुलाने गया। उसी पल हरीश सिंह चुपचाप बाहर निकले और बेड पर लेट गए। जब उस्मान हामिद पहुंचे और चारों पायलटों को देखा तो उन्होंने गार्ड को ही डांट दिया। अगर उस रात 1 सेकंड भी देर हो जाती तो कहानी यहीं खत्म हो सकती थी। धीरे धीरे दीवार का छेद बड़ा होता गया। ईंटों से सीमेंट निकाला जाता, फिर ईंटें वापस वैसे ही लगा दी जाती। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था। अब तैयारी थी जेल से बाहर की जिंदगी के लिए। हर कैदी को हर महीने कुछ पैसे मिलते थे। उन्हीं पैसों से तीनों ने इकट्ठा किए ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क और जरूरी सामान। दिशा जानने के लिए उन्होंने कैसेट प्लेयर के मैग्नेट और सिलाई की सुई से एक जुगाड़ू कंपास बना लिया। घर से आए कपड़ों से जेल के टेलर को पैसे देकर तीनों के लिए पठानी सूट सिलवाए गए। अब वे तैयार थे, बस एक चीज बाकी थी, सही रात। और वो रात आ गई, 13 अगस्त 1972। रावलपिंडी के ऊपर काले बादल छाए हुए थे, तेज हवा चल रही थी और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यही वो मौका था। तीनों ने पठानी सूट पहने, सामान बांधा और जाने से पहले विद्याधर शंकर चाटी को गले लगाया। अब या तो आजादी या फिर कभी नहीं। पारुलकर ने दीवार की आखिरी प्लास्टर परत तोड़ी। बारिश की वजह से आवाज बाहर तक नहीं गई। एक एक करके तीनों उस संकरे छेद से बाहर निकले। बाहर देखा, दीवार के पास ही एक पाकिस्तानी गार्ड चारपाई पर सो रहा था। सांसें थमी हुई थी। तीनों रेंगते हुए दीवार तक पहुंचे, कपड़ों से बनी रस्सी फेंकी, कांटेदार तारों के पार अटकाई। पहले पारुलकर, फिर ग्रेवाल और आखिर में हरीश सिंह। और वे जेल से बाहर थे, लेकिन असली दुश्मन अभी बाकी था। तीनों तेजी से भागते हुए बस स्टैंड पहुंचे। किस्मत साथ थी, उन्हें पेशावर जाने वाली बस मिल गई। पूरी रात का सफर, दिल की धड़कनें तेज, हर चेहरे में खतरा। सुबह करीब 6 बजे वे पेशावर पहुंचे। यहाँ सबसे बड़ा खतरा था पहचान। अगर कोई कलमा पढ़ने को कह देता या मेडिकल चेक हो जाता तो सब खत्म। तीनों ने खुद को क्रिश्चियन बताया। पेशावर से एक और बस ली और सुबह करीब 9:30 बजे वे लंडी कोटल पहुंच गए। उधर रावलपिंडी कैंप में हड़कंप मच चुका था। गार्ड्स ने जब सेल में सुरंग देखी तो सब सन्न रह गए। गुस्सा, डर और बदहवासी में कुछ गार्ड्स ने सोचा विद्याधर शंकर चाटी को गोली मार दी जाए और कह दिया जाए कि वह भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सीनियर अफसरों को जल्दी ही सच्चाई पता चल गई और चाटी की जान बच गई। अब तीनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अफगानिस्तान बॉर्डर। तोरखम बॉर्डर सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था, लेकिन रास्ता नहीं पता था। एटलस में एक जगह दिखाई गई, लंडी खाना रेलवे स्टेशन। उन्हें नहीं पता था कि यह स्टेशन 1932 में ही बंद हो चुका था। जब उन्होंने एक चाय की टपरी पर पूछा लंडी खाना कैसे जाएं, तो लोगों ने उन्हें घूरना शुरू कर दिया। एक आदमी आगे आया, वह तहसीलदार का क्लर्क था। तुम कौन हो, कहां से आए हो? शक गहराता गया। तीनों को तहसीलदार के पास ले जाया गया। आखिरी दांव खेलते हुए पारुलकर ने कहा अगर भरोसा नहीं है तो रावलपिंडी कैंप के उस्मान हामिद से बात करवा दीजिए। उन्हें लगा हामिद उन्हें बचा लेंगे, लेकिन फोन पर सच सामने आ गया। हामिद समझ चुके थे कि ये वही 3 भारतीय पायलट हैं। उन्होंने कहा ये हमारे लोग हैं, इन्हें सुरक्षित रखो, हमारी टीम आ रही है। कुछ घंटों बाद पाकिस्तानी सैनिक पहुंचे और तीनों को दोबारा कैद कर लिया गया। आजादी बस एक कदम दूर थी, लेकिन किस्मत ने आखिरी वार खेल दिया। उन्हें 30 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा मिली। इसके बाद सभी भारतीय पायलटों को फैसलाबाद जेल भेज दिया गया। कुछ महीनों बाद भारत पाकिस्तान के बीच POW की अदला बदली तय हुई। दिसंबर 1972 जब ये भारतीय जवान वाघा बॉर्डर से भारत लौटे तो इंसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। तिरंगे लहरा रहे थे, नारे गूंज रहे थे, आंखों में आंसू थे और सीने में गर्व। ये कहानी सिर्फ एक नाकाम एस्केप की नहीं थी, ये कहानी हिम्मत, ये कहानी थी उस जज्बे जो सलाखों के पीछे भी आजाद रहना जानता है। और रावलपिंडी की वो दीवारें शायद आज भी याद करती होंगी कि एक बार 3 भारतीय पायलट उन्हें चकमा देकर लगभग आजाद हो ही गए थे। उम्मीद है ट्यूब पेस्ट की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और हाइप दे सकते हो।